मंच कपिल जी और अपने इस कार्यक्रम के आयोजक भारत भूषण जी, किरण बहन जी, और मंच संचालन करने, क्या नाम भाई साहब आपका? पवन जी। अच्छे मंच संचालन के लिए, और यहाँ पत्रकार बंधु, मातृ पितृ देवता बाल गोपाल, ये आज भी एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है। एक भारत राष्ट्र 850 वर्षों तक एक संघर्ष करता रहा और उसमें कुछ आक्रांताओं के कारण और फिर कुछ लुटेरे के कारण, लूटने वाले आ गए, और अंत तक आते आते आज तक एक प्रश्न मन में रहता है कि इस विभाजन की आवश्यकता क्या थी, इसका आधार क्या था और ये क्यों किया गया। आज भी मन में प्रश्न है, जिसकी आज भी जस्टिफिकेशन दिखाई पड़ती नहीं। और जिस प्रकार से वो क्षेत्र भारतीय संस्कृति का, गुरुओं का एक तपोस्थल था, जैसा शुरू में डॉक्टर अशोक जी ने बताया कि वहाँ ऐसे ऐसे अपने अध्यात्म के, राष्ट्र के, और लाहौर एक बड़ा केंद्र था। ये आंदोलन 1905 तक आते आते स्वाधीनता आंदोलन था, फिर ये स्वतंत्रता आंदोलन में परिवर्तित होता चला गया। उसका परिणाम आज दिखाई देता है कि कुछ तंत्र स्वतंत्र है, बाकी चीज़ें अभी स्वतंत्र होनी बाकी है। उसके लिए एक बार मैं आऊँगा कुछ बिंदुओं पर। तो ये विभाजन की आवश्यकता क्यों, और इसके बाद भी इसके प्रत्यक्ष स्वरूप में तय किए हुए कार्यक्रम के विपरीत काम करने की आवश्यकता क्यों, ये हम सब के लिए आज भी विचार के लिए एक मन में प्रश्न है। स्वाभाविक किसी भी इतिहास को भुला देना, अपने भाग्य को, आने वाले समय को गलत दिशा में बढ़ा देना, ऐसा ही लगता है कि अगर हम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीख पाए तो अपने भविष्य को ठीक नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसा ये जो मिलकर के जेबीडी समिति ने तय किया कि ये देरी है, कुछ समरण कुछ हमारे बीच से चले गए, और ज़्यादा आने चाहिए थे, आने चाहिए, तो उसका एक प्रयास शुरू हुआ है। ये मुझे लगता है कि कहीं एक काल अवधि में जैसा ये तय करेंगे, वैसा इसको अनौपचारिक रूप से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये ठीक है, हमारे को अपने पूर्वजों को हमेशा याद रख करके ही आगे जीवन में बढ़ना चाहिए, उनके परिश्रम के, उनके पुरुषार्थ के। आज ये परिणाम है, आए सब कुछ अपना धन, वैभव, परिवार छोड़ करके यहाँ आए, और अपने परिश्रम के बल पर आज हम यहाँ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ आने के बाद भी बहुत सहजता रही होगी, ये हम सबको अच्छे से एहसास है, जानकारी है। यहाँ पर भी बहुत सहजता नहीं थी, परंतु परिश्रम के बल पर हम आज यहाँ पर हैं खड़े। वर्तमान में ऐसा नहीं है वो चुनौतियाँ खत्म हो गई इस विभाजन के बाद। आज भी अगर इस भारतवर्ष के लिए कोई सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है तो वो वर्तमान में आज भी दिखाई पड़ रहा है। हमने उसके लिए बीच बीच में युद्ध भी किए, परंतु हमारे उस वक़्त के निश्चय करने वाले कुछ मुखियाओं ने ये तय कर लिया
ऐसे समय में 1914 के आसपास ये तय हो गया था कि अब भारत को छोड़ करके जाना है, तो अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी नीतिगत जो उनके फैसले रहते थे कि फूट डालो, राज करो, तो वो उस तरफ ज़्यादा बढ़ने लग गए। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता डॉक्टर साहब ने 1925 में स्थापना करते करते कुछ बातों के बिंदु के निष्कर्ष निकाले। वो सामाजिक जीवन में थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छा जानते थे। तो 3 बातें वहाँ ध्यान में आई कि असंगठित होना, एक, दूसरा कुछ भेदीय होना, 2 और कुछ चापलूस होना। अगर हम कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों की संख्या को देखेंगे तो वो बहुत बड़ी नहीं थी जो हमारे ऊपर इतने लंबे समय तक शासन कर सके, हमारी इतनी बड़ी लूट कर सके, इतनी संख्या नहीं थी। परंतु हमारे ही व्यक्ति हमारे ही विरुद्ध खड़े थे। आज हम सबको उस इतिहास से इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अब इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में, हमारे आने वाली पीढ़ी में नहीं हो। आज दिखाई पड़ता है ऐसा, परंतु अपनी बहुत समझदारी बढ़ा करके इसको पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा ना करने की स्थिति में हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया प्रयास, पुरुषार्थ निरर्थक हो जाएगा। ऐसा मुझे भी लगता है कि आने वाली अगली पीढ़ी उतनी परिश्रमी हम तैयार नहीं कर रहे, सुविधाजनक तैयार कर रहे हैं। तो उससे इस राष्ट्र का कोई भला या समृद्धि बढ़ने वाली नहीं है। अपने को मिलकर के आने वाली पीढ़ी को एक जीवन में परिश्रमी तैयार करना, उसी के माध्यम से उस जीवन को परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ाना, ऐसा ध्यान करना चाहिए। अभाव दिखाई देता है। आते आते जब ये विभाजन के प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके अधर्म के, अत्याचार के अनेकों प्रसंग हैं जो जाने ना जाने, अनजाने, कहीं ध्यान है कहीं नहीं है, परंतु ये यथार्थ है। ऐसा संघ भी उस वक़्त 1940 तक पूरे राष्ट्र में अपना कार्य कर चुका था। तो लाहौर में अंतिम व्यक्ति वो स्वयंसेवक ही था जो सबको भेजने के बाद वापस आया। कुछ स्वयंसेवक भी उसमें घटना में बलिदानी हो गए, चले गए, परंतु ऐसा उस समय से ही संगठन को ध्यान में था कि ये अपनी आवश्यकता है, इसको अंतिम लाइन को पूर्ण करने के बाद वापस जाए। आज भी वर्तमान में अभी दिखाई दे रहा है कि अपने को एक प्रवृत्ति का ध्यान आता है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों आज भी करना पड़ा, इसका नामांकन भी सिंदूर क्यों रखना पड़ा, तो उस घटना को ध्यान करना पड़ेगा कि परिवार में पुरुष को आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई और उस बहन को, उस माता को, उस बालक को एक अनाथ रूप में छोड़ दिया गया कि आप जाओ और अपने मुखियाओं को, आकाओं को ये बता दो कि हम हैं। उसका भारतीय सेनाओं ने बहुत अच्छे से प्रतिकार किया, जवाब दिया और उसके परिणाम स्वरूप अभी कुछ दिखाई पड़ता है कि भारतवर्ष की तरफ हर किसी की हिम्मत नहीं है जो मर्जी आए सो करने का सोच सकता है। ऐसा दिखाई पड़ता है, ध्यान में आता है, परंतु इसके लिए अभी भी अपने को कुछ काम मिल करके करने की आवश्यकता भी है। ठीक है, ये सब हमने चुनौतीपूर्ण इन चीज़ों को स्वीकार किया, अच्छे से उनको हैंडल किया, उनको पूर्ण किया, जवाब दिया। उसके बाद भी
कितना विश्वास लायक क्या है, ये अपने को अभी भी विचार करना पड़ेगा। इसके लिए दो आग्रह आज एक संकल्प के रूप में हम सबके सामने आना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमने बहुत बड़े स्वदेशी आंदोलन चलाए थे और उसके आधार पर हम बहुत बड़ी जीत उस समय की कर पाए थे, और आज भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि अपने को स्वदेशी के प्रति सचेत रहना चाहिए, उपयोग जीवन में बढ़ाना चाहिए। आज के युद्ध कैसे होंगे? वो हथियारों से ना जीतने वाले युद्ध होंगे। आज विश्व में कोई युद्ध हथियारों के बल पे अगर जीता जाता तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध 3 वर्ष नहीं चलता, चल रहा है। तो अभी वर्तमान में 2 युद्ध चलेंगे जो विश्व स्तर पर चलने वाले हैं। एक, अपने राष्ट्र विचारिक दृष्टिकोण क्या है, हमारे राष्ट्रीय विचार क्या हैं, वहाँ रहने वाले आम जन अपने राष्ट्र के प्रति क्या सोचता है, उसकी प्रबलता क्या है, उसका आत्मविश्वास क्या है, उसको। और दूसरा, अपने राष्ट्र की आर्थिक स्थिति क्या है। 2 युद्ध ही होंगे। हथियारों से अब युद्ध आगे के मुझे नहीं लगता कि हम कोई चला पाएंगे, जीत पाएंगे या निर्णय पर पहुंच पाएंगे। निर्णायक युद्ध नहीं होंगे, परंतु इन सब को ध्यान में रखने के लिए अपने को मिलकर के इस राष्ट्रीय संरक्षण के लिए कुछ न्यूनतम संकल्प अपने जीवन के, और दोबारा कोई ऐसी भूल, विश्वासघात का काम आगे ना घटे, इसके लिए भी वर्तमान परिदृश्य में हम सबको संगठित रहना पड़ेगा, अपने राष्ट्रीय लाइन को बड़ा करना पड़ेगा। और इसके साथ 2 बात आज भी ध्यान करनी पड़ेगी कि अपने बीच में भेदिए ना रहें। आप पीछे इससे बहुत नुकसान हुआ है, तो भेदिए ना रहें, इसका ख्याल भी करना पड़ेगा। ऐसा कई बार अभी भी अपने पूरे घटनाक्रम में दिखाई देता है कि कुछ विमर्श चलाने के काम, कुछ अनावश्यक अराष्ट्रीय बात फैलाने के काम कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित हुए हैं। उनकी आवश्यकता आज भारत में नहीं है, उनको नहीं सोचना चाहिए। आज एक राष्ट्र एक रूप में खड़ा हो और हम सबका ये राष्ट्र है, इसकी रखवाली करना हम सबकी ही जिम्मेदारी हो, ऐसा हम सबके मन में। ये देश रहेगा तो हम सब भी रहेंगे, और इसके अपने बहुत ऋण हैं जो हम सबको देने हैं। और आज ठीक है, हमारे पूर्वजों के, वरिष्ठों के परिश्रम से आज हम यहाँ पर हैं। इसको आगे बढ़ाना, आगे ले जाना, आगे चलाना हम सबकी जिम्मेदारी भी है, और उसमें हम बढ़ रहे हैं। ऐसे एक एक विषय पर जाएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो ऐसा मुझे लगता है कि हम सब बढ़ भी रहे हैं एक एक विषय की तरफ, और उसको अच्छे से बड़े विश्वास के साथ कर भी रहे हैं। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो स्थान एक 1000 वर्ष पहले भारत माँ का था, वो हम सब मिलकर के उसको विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। और ऐसा आप सबसे अपेक्षा करते हुए, आग्रह करते हुए, विनती करते हुए, ऐसे कार्यक्रम को अनौपचारिक रूप से मिलना, अपने पूर्वजों के साथ बैठना, ये हम सबके हैं। जिन्होंने कष्ट सहे हैं इस राष्ट्र निर्माण के, वो सबके हैं। उनके साथ जाना, बैठना, मिलना, उनके अनुभव, उनसे बातचीत करना, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारा अगला जो वंश है वो ठीक है, उचित है, वो ध्यान कर लेगा, इस राष्ट्र की रखवाली के लिए खड़ा रहेगा। और ये मैं आज कह रहा हूँ कि वो उनके फैसले अच्छे थे, वो यहाँ आ गए, नहीं तो वहाँ रहने वालों के साथ या यहाँ से वहाँ जाने वालों के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार वहाँ नहीं हुआ।
वहाँ यहाँ से जो गए उनको भी कोई वहाँ बहुत सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये फैसला भी अच्छा था कि हम यहाँ हैं। ठीक है, थोड़ा कष्ट आ गया होगा, कुछ संपत्ति का नुकसान हो गया होगा, परंतु परिश्रम ने सबको पूर्ण किया है। तो ऐसा सारा इस वृत्तांत को, इस सारे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान संवेदनशीलता को समझते हुए, अपने आसपास, अपने प्रांत, अपने राष्ट्र और विश्व में क्या हो रहा है, इन सब संवेदनशीलताओं का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको परिणाम तक ले जाएंगे। और वर्तमान परिस्थिति में जो आतंकवाद है, अगर इसका कोई समूल नष्ट करेगा तो वो भारत ही होगा। क्षमता भी इसी में है। ये हमने प्रमाणित भी किया है कि कोरोना काल में एक भी व्यक्ति को किसी अभाव में नहीं छोड़ा। कौन था वो केवल सरकार के बस की बात नहीं थी, ये भारतीय समाज था जो एक एक व्यक्ति के लिए पूर्णतः ध्यान में आया। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अभी तुरंत की बात है। तो ये करेगा तो भारत करेगा, इसलिए इसके लिए अपने आप को तैयार भी करना कि हम आतंकवाद का सहन नहीं करेंगे और इसके लिए जो करना पड़ेगा वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और आप सब इस राष्ट्रीय कार्य के लिए साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे, ऐसा आप सबसे अनुरोध करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जय। निश्चित रूप से आभार शायद बहुत छोटा शब्द होगा आदरणीय प्रताप जी के लिए, जिस तरह से उन्होंने कहा। एक बार करतल ध्वनि हो जाए जोरदार और लगे कि आप सब उनकी बात से सहमत हैं। निश्चित रूप से आपके सम्मान से, आपके अभिनंदन से ये पूरा परिवार, ये सभागार अभिभूत है। ये अविस्मरणीय क्षण है आपके साथ जो हमने बिताए और आपके विचारों में, आपके अनुभव में जो हमने संजोए हैं, इनसे हमें आगे के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि भारत को तय करना है कि अब उसे किस दिशा में जाना है, और मैं कहना चाहूँगा आदरणीय प्रताप जी को, हमारे मुख्य अतिथि को, कि भारत आपके बिल्कुल बगल में बैठे हैं। भारत भूषण कपूर जी के रूप में भी भारत हमारे साथ है और ये अपने आप में एक बहुत संकल्पित नेतृत्व को लेकर चल रहे हैं, पूरे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है। अब हम कार्यक्रम के उस अंतिम चरण की ओर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूँगा जितने भी अतिथि यहाँ विराजमान हैं, कृपया थोड़ा धैर्य और बनाए रखें, थोड़ा साथ और दें, क्योंकि अभी उन बड़े बुजुर्गों का सम्मान, उनका अभिनंदन करना बाकी है जिनके लिए